हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो एपिसोड के टॉपिक में मैं विमल आप सभी के साथ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा करेंगे। और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो बातें आती है, बहुत सारा जो है विचार, उस विचार में जो उदारवाद है, लिबरलिज्म है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लिबरलिज्म या उदारवाद क्या है, उदारवाद क्यों आया, उदारवाद की आज के समय में और जब ये था उस समय इसकी क्या विशेषता थी और आज के स्वरूप में और उस समय के स्वरूप में, इसके बिगिनिंग और अभी लास्ट के समय में, अभी जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, इनके समय में इनकी आइडियोलॉजी जो उदारवाद है उनमें क्या अंतर है। दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड के माध्यम से अगर यदि आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी विषय वस्तु की तैयारी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस संबंधित सब्जेक्ट है उससे आप विशेष तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विचार पर जो आती है, या पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से जो विचार है उस विचार से माध्यम से हमेशा एक दो प्रश्न पूछी जाती है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, यदि आप यूपीएससी से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रखते हैं पॉलिटिकल साइंस, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो वहाँ पर आपको बहुत ही फायदा पहुँचने वाला लाभ होगा। और इस वीडियो को पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उदारवाद की फायदा क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उदारवाद क्या है। तो इस पॉलिटिकल थ्योरी के एक टॉपिक है उदारवाद, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत ही आता है उदारवाद, लिबरलिज्म होता है। और जो सब्जेक्ट चालू होता है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ेंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो यही से चालू होता है। देखिए, उदारवाद जो आती है, तो उदारवाद का जो विचार आती है वो बहुत ही, ये एक उदारवादी विचारधारा जो है वो एक वणिकवाद विचारधारा के विरुद्ध में ही आता है। वणिकवाद मतलब मर्केंटाइलिज्म का विरोध में क्या होता है, ये उदारवाद आपको आता है, यानी कि पब्लिक के सामने में आता है, पब्लिक इसके विचार में लाता है उदारवाद क्या है। तो उदारवाद जो प्रयोग में आता है, तो उदारवाद के प्रयोग में आने का एक ही कारण है कि जो उदारवाद जो वणिकवाद था उस समय, यहाँ पर आप देख सकते हैं वणिकवाद के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वणिकवाद के विरोध में ही आपको इसके उदय के कारण माने जाते हैं। और इसके वणिकवाद क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए ऊपर से हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, उदारवाद विचारधारा जो है अत्यंत ही गतिशील है और वो लचीली है, ठीक है। लिबरलिज्म जो होता है वो बहुत ही अत्यंत यानी गतिशील होते हैं और उसके साथ ही वो लचीली है। ये जो विचार जो है वो आपको 18वीं शताब्दी से क्या है प्रभाव में आया और विद्यमान है अभी। इसका और क्या है कि उदारवाद विचारधारा क्या है कि इसका नियंत्रण विकास हो रहा है। यदि आप एक विचारधारा आप लेंगे, देखिए आप गांव, यदि आप शहर से रह रहे हैं, कहीं से बिलोंग कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, तो अक्सर आप आदमी को किसी के बड़ बुजुर्ग से या किसी से सुनते होंगे या टीचर से सुनते होंगे कि कहता होगा कि उदार बनो, उदार बनो। मतलब क्या है, किसी पर आप रहम करो, किसी पर आप उसको सताओ नहीं, ठीक है। उसे विचार अच्छे से रखो, अच्छे व्यवहार रखो, अच्छे से काम करो, किसी के आगे ज़्यादा उत्साहित न हो, विनम्र होकर रहो। इसी के माध्यम से एक बात आती है। लेकिन यहाँ पर वहाँ की जो वो विचार कहता है ये, लेकिन यहाँ की जो विचारधारा, इस विचारधारा की जो आइडियोलॉजी जो उत्पन्न होती है, बिगनिंग जो होती है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है, वो डिफरेंट मैं आपको जब वणिकवाद के अर्थ बता रहा हूँ, बताने के क्रम में मैं आपको ये डिफरेंट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे चर्चा करते हैं। देखिए, शास्त्रीय उदारवाद जो होता है, जो परंपरागत उदारवाद जो आरंभ होता है, उसमें क्या होता है, ये मध्यकालीन समय में होता है। मध्यकालीन में आपको मालूम होना चाहिए कि मोनार्की रहता है, उसके बाद सामंतवादी भी उस समय था, और राजतंत्रीय शासन और पोपशाही शासन की व्यवस्था था, ये क्या यूरोप में। और इसके विरुद्ध में क्या होता है, शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ होता है मध्यकालीन यानी कि यूरोप में
यूरोप में, और इसका जो उदारवाद का जो होता है यूरोप और इंग्लैंड में इसका उदय माना जाता है, आरंभ माना जाता है 18वीं शताब्दी में। और वो शास्त्रीय उदारवाद का जो होता है यूजीसी नेट एग्जाम में अगर आप जाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होता है उसमें आपको पूछा जाता है कि उदारवाद का आरंभ जो होता है मध्यकाल में वो किसके विरोध में होता है, तो 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे और उसमें आपको सामंतवादी, राजतंत्र, पोपशाही, इस सभी के क्या होता है और इसके विरोध में क्या होता है, शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ होता है। अब देखिए जो उदारवाद जो होता है ये किसका विचार था, तो ये आपको मध्यम वर्ग जो होता है, मिडिल क्लास जो होता है उनके विचार में क्या है, उनके विचार है उदारवाद। उदारवाद जो है वो मध्यम वर्ग के यानी कि मिडिल क्लास के आइडियोलॉजी के रूप में क्या हो, उदारवाद का बिगनिंग होता है। अब आइए मेरे द्वारा चर्चा की जाता है कि उदारवाद जो है ये वणिकवाद के विरोध में क्यों आया। देखिए वणिकवाद से आप यहाँ पर ले लीजिए, ट्रेडमैन से ले लेंगे यानी कि व्यापारी वर्ग से लेंगे, आप साहूकार से ले लेंगे, लाला से ले लेंगे, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है ना। या वर्तमान के समय में अभी लेंगे, आज के लेंगे में, तो अगर भारत से आप बिलोंग कर रहे हैं तो देखिए बोलेंगे कि अनिल अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, ठीक है, बिरला, जो व्यापारी है, ठीक है ना, जब सभी संसाधन पर क्या है उसका अंधकार। या आप ई कॉमर्स में आप लेंगे तो ई कार्ड, फ्लिपकार्ट, है ना, अमेजॉन, इस प्रकार से जो है वो जो सभी का क्या है व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो जाए, इस प्रकार से। तो देखिए मध्यकाल के जो यूरोप में था, इंग्लैंड में था, जो वणिकवाद थे, वणिक लोग जो थे वो क्या करते थे, वो सोना व्यापार के क्षेत्र में, जैसे सोना हो गया, जो महंगा वस्तु, हीरा हो गया, जो द्रव्य यानी कि जो महंगा वस्तु, जिस वस्तु में रुपया जा रहा है, उस सभी व्यापार पर क्या होता है, 2-4 ही यानी कि वणिकवाद के लोग, वणिक लोग के ही क्या होते थे, उस पर यानी कि उसका अधिकार रहता था। और जो आम लोग थे, आम मध्यम वर्ग के लोग थे या छोटा लोग थे, उनको व्यापार करने पर कोई अधिकार ही नहीं था। तो इसके विरोध में, इसी के विरोध में ये मध्यम वर्ग ने इसका विरोध किया कि नहीं, आप जो वणिकवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, राजा को, सामंतवादी राजा, पोपशाही को बताया कि आप जो वणिकवाद के ऊपर काम कर रहे हैं कि 1, 2 ही 4 आदमी ही व्यापार कर सकता है और सभी व्यापार नहीं कर सकता। जैसे आप एक लेंगे कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं व्यापार करने के लिए, आप चार्टर देखेंगे, चार्टर के माध्यम से, तो चार्टर के माध्यम से ये बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पर अकेले ही व्यापार कर सकता है, इंग्लैंड यही भेजे हुए थे। उसी प्रकार से उस समय यूरोप में यह व्यवस्था, जो वणिक लोग थे वो अकेले ही व्यापार करेंगे और अन्य जो भी लोग हैं वो व्यापार नहीं कर सकते, वो पूंजी के इकट्ठे नहीं कर सकते। तो इसी के विरोध में आपको मध्यम वर्ग में इसका क्या असंतोष आया, और ये अपने विचार में लाया कि नहीं, आप इसको उदार कीजिए और सभी के लिए ओपन कीजिए ट्रेड को, व्यापार को, इस प्रकार से। तो आप देखिए इसके उदय के कारण क्या होता है, देखिए 18वीं शताब्दी क्या होता है, पुनर्जागरण होता है, धर्म सुधार होता है, वाजनीय क्रांति होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, औद्योगिक क्रांति होती है, संचार के जो साधन होता है उसके विकास होती है। और जो यूरोपीय समाज में यानी कि यूरोपीय शोषण में क्या है, उसके जो मध्यम वर्ग में क्या होता है, एक चेतना, एक बौद्धिक वर्ग क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वणिकवाद के विरोध में ये जो कारण सब है, ये कारण सब क्या होता है, वणिकवाद के लिए विरोध के एक कारण होता है, पिलर के रूप में काम करता है। मतलब पुनर्जागरण होता है उसके साथ ही। तो इस वणिकवाद के विरोध के कारण जो रहा उसमें आपको ये 6 पॉइंट प्रमुख है: पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वाजनीय क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार साधनों का विकास तथा यूरोपीय समाज में क्या होता है, मध्यम वर्ग का उदय। इस प्रकार से आप लेंगे वणिकवाद क्या रहा, वणिकवाद के कारण क्या है, और वणिकवाद के विरोध में अब यूरोप के मध्यम वर्ग क्यों आया। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। आगे आइए बात करते हैं। अब देखिए जो उदारवाद है, लिबरलिज्म है, उनके जो पॉलिटिकल थ्योरी से तहत जो उदारवाद है उसके ऊपर हमने मेरे द्वारा चर्चा की जा रही। तो इसके परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं कि इसमें परिभाषा के रूप में कौन कौन सी बात आया है। जैसे आप यहाँ परिभाषा देख सकते हैं, हैकर क्या कहता है, हैकर कहते हैं, हैकर के अनुसार उदारवाद जो है वो राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट एवं सुनिश्चित रूप से क्या है, परिभाषा करने का प्रयास करेगा, मतलब इसको परिभाषित करेगा। मतलब उदारवाद एक पॉलिटिकल यानी कि डिक्शनरी है, उसमें एक बहुत ही प्रचलित इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं
और इनके जो डिफाइन करेंगे, इनका जो डिफाइन करेगा उसमें कोई एक ब्रेव व्यक्ति ही कर सकता है, जिसमें उसको स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। उसके साथ ही हैकर आगे कहते हैं कि उदारवाद व्यक्ति व राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है। मतलब उदारवादी के जो हैकर परिभाषा देना चाह रहा है उसमें यह कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति है और राज्य है उसके मध्य क्या रिलेशन होना चाहिए, वो दोनों के बीच क्या वर्क होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए, किस प्रकार से आगे रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और राज्य को यानी कि जो स्टेट है वो अपने पीपुल के लिए क्या काम करेंगे, वो उदारवाद के बीच के एक दृष्टिकोण है। उदारवाद के माध्यम से उसका दृष्टिकोण बताने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही लास्की अपना परिभाषा के अनुसार क्या कहना चाहते हैं, देखिए हैकर क्या कह रहा है उसके मतलब यानी कि हैकर कह रहे हैं कि उदारवाद जो है वो व्यक्ति और राज्य के बीच के जो संबंध है, बिटवीन जो रिलेशन है, उसके एक विजन बताने की कोशिश, उसके दृष्टिकोण है। उसके साथ लास्की के अनुसार बोल रहे हैं कि उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं है। उदारवाद जो है वो एक सिद्धांतों का समुच्चय नहीं, अपितु मन की एक आदत है, यानी कि हैबिट है मन की हैबिट है। मतलब उदारवाद कोई एक सिद्धांत नहीं, उसका कोई समुच्चय नहीं, उसका कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, उसकी कोई एक लाइन नहीं है, वे नहीं है, परंतु अपितु जो उदारवाद जो है, लिबरलिज्म है, वो एक मन की आदत है। ये कहना चाहता है कि आपके मन में आप अपने विषय मन में आप अपने लिए कुछ भी सोच सकते हैं। आप यदि आप मन में कुछ भी सोच सकते हैं तो क्या उसके अनुसार आपको आपका स्टेट है वो आपके लिए काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए मन के अनुसार आपका उदारवाद कुछ और हो सकता है और सिद्धांत के अनुसार उदारवाद कुछ हो सकता है। इसलिए लास्की यह कहना चाह रहा है कि जो उदारवाद है उसका उस सिद्धांत का यानी कि जो उदारवाद लिबरलिज्म की जो थ्योरी है उसका कोई एक समुच्चय नहीं है, ठीक है ना, अपितु यह एक मन की आदत है और हैबिट है, और व्यक्ति जो है अपने हिसाब से क्या है उदारवाद को लाना चाहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से बात आती है, ठीक है। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो उदारवाद की कोई सीमा नहीं है, इसलिए लास्की के बाद सटीक बैठती है। आगे देखिए रिचर्ड बेहम के अनुसार कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति स्वतंत्रता में विश्वास करता है वही उदारवाद है। यदि स्टेट यदि किसी स्वतंत्रता दे दी है तो आप उसी में आप विश्वास कीजिए कि स्वतंत्रता ही आपका क्या है, ये उदारवाद है। मतलब यहाँ पर विलोम शब्द के ऊपर आ रहा है कि स्वतंत्रता है तो उदारवाद है। तो ये पॉलिटिकल यानी कि जो अभी डेमोक्रेसी है उसके माध्यम से ये बात रिचर्ड हेम्बेन कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उदारवाद को जो हम एक परिभाषा देंगे वो एक निश्चित परिभाषा देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उदारवाद के जिस समय ये आया 18वीं सदी में और अभी जो है उस समय इसका नैरो रूप था, एक छोटी दृष्टिकोण था, लेकिन अभी तो आगे बढ़ के अभी वर्तमान में क्या है, इसका जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, इसकी जो सीमा जो है, बॉर्डर जो है वो बहुत ही लार्ज हो चुका है, बहुत ही बड़ा हो सकता है। हर एक क्षेत्र में कहीं न कहीं उदारवाद स्वतंत्रता की बात कही जाती है और देखी जाती है, इसलिए इसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन मानी जाती है। तो आगे चर्चा करते हैं उदारवाद की विशेषता के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए बारवारा गुडविन ने उदारवाद की निम्नलिखित परिभाषा, ठीक है ना, विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से विशेषता देखते हैं कि देखिए बार कहते हैं कि गुडविन कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त है। जो व्यक्ति है वो लिबर्ट है यानी कि इंडिपेंडेंट है, तार्किक है, रीजनिंग है और ऑटोनॉमस है व्यक्ति। और जब ये व्यक्ति इस प्रकार से रहेंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे, तार्किक रहेंगे, ठीक है ना, और ऑटोनॉमी रहेंगे यानी कि स्वायत्त रहेंगे, तब उनमें क्या होगा, उसके माध्यम से वो उदारवाद को खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उदारवाद की विशेषता करें। उसके साथ आगे गुडविन कह रहे हैं कि सरकार जो है व्यक्ति की सहमति और समझौते पर आधारित है, ठीक है। तो सरकार जो है व्यक्ति की सहमति और यानी कि समझौते पर आधारित है, इसलिए उदारवाद की ये विशेषता हम बता रहे हैं, इसलिए उदारवाद होना चाहिए। और उदारवाद की विशेषता हम यह कह रहे हैं कि जो उदारवाद जब होता है तो स्टेट में संवैधानिक और विधि का शासन होता है स्टेट में, ठीक है ना, और सब व्यक्ति के लिए होता है। और व्यक्ति जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और लॉ जो होता है वो गवर्नेंस के माध्यम से व्यक्ति को क्या करते हैं, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी जो है वो प्रदान करता है। स्टेट को उदारवाद लिबरलिज्म बनाते हैं और वेलफेयर काम करने के लिए कहते हैं, किसके लिए, पीपुल के लिए। आई होप इस प्रकार से क्या है पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु के
आती है। तो आगे चर्चा करते करता गुडविन आगे कहते हैं कि चयन की जो स्वतंत्रता होती है, चयन की जो स्वतंत्रता होती है जिसमें सरकार क्या है, सरकार भी सम्मिलित होता है, मतलब व्यक्ति ही स्टेट के लिए, यानी व्यक्ति स्टेट में जो स्टेट का जो सरकार बनेंगे, गवर्नमेंट बनेंगे, वो क्या है स्वतंत्र होंगे और चयन की प्रक्रिया स्वतंत्र होती है, जिसमें सरकार को क्या है स्वतंत्र रूप से पब्लिक चुनेंगे। उसके बाद जैसे आज भारत में डेमोक्रेसी या पूरे विश्व में जैसे अमेरिका, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी वहाँ पर पीपुल क्या है स्वतंत्र रूप से क्या होता है अपने गवर्नमेंट सरकार को चुनते हैं, चयन करते हैं इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से। तो क्या है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट रूप से ये काम होती है। उसके साथ जो उदारवाद स्टेट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अवसर की समानता रहेगी, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस रहेगा और सहिष्णुता रहेगा। इस प्रकार से क्या है गुडविन के माध्यम से ये उदारवाद की विशेषता रही। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि गुडविन ने उदारवाद की विशेषता में क्या बात कही। तो व्यक्ति जो है वो तार्किक होंगे, स्वतंत्र होंगे, स्वायत्त होंगे, सरकार जो होंगे वो व्यक्ति के सहमति और समझौता पर आधारित होंगे, बेस हो गया। जो उदारवाद जो स्टेट होंगे उसमें क्या होगा, स्टेट संवैधानिक और विधि के संविधान के और विधि के शासन के माध्यम से स्टेट शासन करेंगे। उसके साथ जो सरकार को चयन करेंगे पीपुल वो स्वतंत्र रूप से करेंगे, वोटिंग के माध्यम से करेंगे या अपने सहमति विवेक से करेंगे। इसके साथ ही उदारवाद स्टेट में ये होगा कि लिबरलिज स्टेट में ये होंगे, राज्य में होंगे, ये होंगे कि अवसर की समानता मिलेंगे, सामाजिक न्याय मिलेंगे, सहिष्णुता मिलेंगे। जैसे अब भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसमें भारत के प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो भारत के प्रस्तावना में क्या पढ़ते हैं, भारत के प्रस्तावना आप यही पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, ठीक है ना, इस पर पढ़ते हैं ना। और उसके पूरा प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है, सभी के लिए अवसर की समानता है, सामाजिक समानता, सहिष्णुता है, ठीक है ना, बहुत सारा बातें हैं। तो उस पर ये बात चर्चा करते हैं। तो उसके साथ ही आगे जो मेरे द्वारा चर्चा की वो शास्त्रीय उदारवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो एपिसोड में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। अगला जो वीडियो एपिसोड बनाएंगे उसमें आपको शास्त्रीय उदारवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और जो बात है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, राज की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, उसके साथ हस्तक्षेपवाद क्या होता है, और से बहुत सारा चर्चा जो है अगले वीडियो एपिसोड में मेरे द्वारा की जाएगी। तो इस वीडियो एपिसोड में इतना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर अवश्य अपना ईमेल सेंड करें, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको ईमेल पर आपका ये PDF उपलब्ध हो जाएंगे। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आप बताएंगे कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच।